जिरगी की फिजा में तनाव था। हर शख्स के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। आंखें बदलना चाहती थी। फिर इस तनाव बड़े माहौल में एक निस्वानी चीख गूंजी। उस लड़की को जमीन पर सरदार के कदमों में फेंक दिया गया। ये रही बनी, अब मेरे बेटे की सजा खत्म होनी चाहिए। एक नफरत भरी आवाज गूंजी। वो जो जमीन पर गिरी थी उसका सर बुरी तरह चकराया। वो रोती हुई नफीम में सर हिला रही थी। उस बड़ी सी चादर में अपना चेहरा छुपाए वो रो रही थी। धोखा, इतना बड़ा धोखा। उसका आज आखिरी रिश्ते से भी एतबार उठ गया था। सरदार के गार्ड ने उसे बाजू से पकड़े खड़ा किया। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में अभी तक बेयकीनी थी। कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? निकाह ख्वाह को बुलाया जाए। गांव के सरदार ने गोया ऐलान किया। वो इस गार्ड की पकड़ में बिन पानी मछली की तरह तड़पी थी। छोड़ो मुझे, मैं इनकी कुछ नहीं लगती। ये शख्स मेरा भाई नहीं है, तो मैं क्यों इसकी वजह से ये सजा अपने सर लूं? वो चीख कर अपना आप आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, जब एक बार फिर एक गार्ड ने उसे बाजू से दबोचे अपने मालिक के कदमों में फेंका। वो जो अभी वहां आया ही था, वो सीधा उसके कदमों में आन गिरी। इतनी जिल्लत तो आज तक उसकी नहीं हुई थी। वो लोगों के लिए तमाशा थी, बस एक तमाशा। निकाह और आ चुका था। इससे पहले कि गार्ड आगे बढ़कर उससे फिर से पकड़ता, उस मर्द की संजीदा आवाज पूरे जूते में गूंजी। इसे हाथ किसा लगाया? और अगले ही पल गार्ड के चेहरे पर एक मुक्का मार चुका था कि सबके हाथ मुंह ढक गए। औरत जात को छूने का तुम्हें किसने कहा? क्या यह हमारी रवायत है? वो इस गार्ड को कॉलर से दबोचे हुए खड़ा किया। बस करो शादान, सरदार आलम की आवाज पर उसने एक झटके से गार्ड को छोड़ दिया। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। आइदा तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। वो सख्त देश में था। गार्ड खामोशी से सर झुकाकर पलट गया। उसने पहली बार चेहरा उठाए से देखा। वो 25-26 साल कान जैसी सब्ज आंखों का वाली, वजीहा और संजीदा चेहरा, उसके तीखे नकुश, 6 फीट से निकलता कद, उसकी सुर्ख रंगत, कसरती सीना और मजबूत चौड़ी जिसामत। वो जो कोई भी था बहुत हसीन था। उसने जिंदगी में बहुत सारे मर्द देखे, मगर ऐसा हैंडसम मर्द आज पहली बार देखा था। काले रंग के सूट में कंधे पर चादर डाले वो काफी रोबदार नजर आ रहा था। वो जल्दी से दोनों हाथ जमीन पर रखती उठी। उसे लगा शायद ही वो उस पर रहम कर ले। वो भी उसकी वजह से गार्ड को नौकरी से निकाल चुका था। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरा शख्स कुछ नहीं लगता। इसकी सजा मुझे मत दे। ये मेरा भाई नहीं है। ये लोग मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं। प्लीज आप मुझे जाने दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। उसने हाथ जोड़ दिए। वो संजीदगी से उसे देख रहा था, जिसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। उन आंखों में कुछ था, कोई सच्चाई, कोई बेबसी, कोई तकलीफ। मगर शादान का दिल उस वक्त पत्थर हो चुका था। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। सरदार साहब की आवाज पर उसका नीला सा दिल टूटकर जैसे रेजा रेजा हुआ। उसने बेबसी से उस शख्स को देखा, जैसे उम्मीद हो कि उसे यहाँ से जाने देगा, मगर वो सुकून से पलटा और एक कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उस मजलूम सी लड़की के कदमों से जान निकल गई थी। वो वहीं जमीन पर गिरती चली गई। आंखें पत्थर हो गई थी। वो आंखें जिनमें कल तक ढेरों ख्वाब देखे थे, आज तो रही थी एक नजर उठाकर उस मर्द को देखा जिसे 2 गार्ड्स ने दबोच रखा था। उस लड़की की आंखों में ऐसी तकलीफ थी कि वो निगाहें चुरा गया। मौलवी साहब इससे लिखा कर ये रजामंदी ले रहे थे। रुमैसा मलिक वल्द अकरम मलिक, आपका निकाह शादान शाह वल्द सिकंदर शाह से सिक्कर आजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये कबूल है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की जान बचा लो। कानों में कहीं दूर से एक माँ की फरियाद गूंजी। उसके वजूद से जैसे हर जज्बा खत्म हो गया। कबूल है। उसके लब फड़फड़ाए। 3 बार जवाब दिया। शादान भी इजाबो कबूल कर चुका था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक उसका दम घुटने लगा। वो बुरी तरह से अपने सीने को मसलने लगी। चादर चेहरे से सरक गई। सब उसे तड़पते हुए देख रहे थे। शादान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो उठकर उसके पास आया। क्या हुआ है ऐसे? गुस्से से फहद से पूछा, जिसे गार्ड ने जकड़ रखा था। वो गार्ड से अपना आप आजाद करवा रहा था। उसने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने उसे छोड़ दिया। वो तेज कदमों से रुमैसे तक आया। रोमी, रोमी। वो उसके पास जमीन पर बैठा उसका गाल थपथपा रहा था। उसका इनहेलर कहाँ है? अपने बाप को देखते हुए वो चीखा। अगले चंद सेकंड में उसका इनहेलर उसके मुंह पर लगा रहा था। रुमैसे ने लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश की। 5 मिनट बाद जाकर उसका सांस दुरुस्त हुआ। उसे अस्थमा था। फहद की बात पर शादान ने बेहद बेयकीनी से उस लड़की को देखा, जो उम्र से 18 साल से भी कम लगती थी, मगर उसके पास इनहेलर ना हो तो सांस नहीं ले सकती।
दवा वक्त पर न मिले तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, वो शैतान को बता रहा था। रुमैसा उसे नहीं सुन रही थी। उसने अपनी मुट्ठी में इनहेलर दबोच लिया, फाहद से दूर हो गई थी। मैं आपकी कुछ नहीं रखती। आयला मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। वो दबे दबे गुस्से से फट पड़ी। शैतान उसके चेहरे को देखता रह गया। निगाह ही चेहरे पर अब पड़ी थी। उसकी खूबसूरत हेजल ग्रीन आंखें, उनमें झलकती नमी, उसका सफेद बेदाग मलाई जैसा चेहरा, उस पर मीठे मीठे आंसू के निशान, उसकी खूबसूरत नक्श नैन, गोल मिटोल चेहरा, दुबली पतली वो खूबसूरत दोशीजा थी, इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द उसे एक बार देख ले तो दोबारा देखने की तमन्ना जरूर करे। उम्र से तो महज 17-18 साल की लगती थी। फाहद शर्मिंदगी से पीछे हो गया। वो जमीन से उठ गई। एक नजर अकरम मलिक को देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई तासुरात नहीं थे। मुबारक हो, आपके बेटे की जान बख्शी हो गई, लेकिन मैं आपसे आखिरी बार कुछ कहना चाहती हूँ। वो बिना इतने सारे लोगों की परवाह किए बोल रही थी। आपकी ऐसी गंदी और धोखेबाज औलाद के बाप होने पर लाली। वो इतनी ऊंची आवाज में बोली थी कि सबके हाथ लोगों पर तक गए थे। उसने मुंह से वो अल्फाज नहीं, वो जहर निकाला था जो उस बाप की समात में गया। उसे गुस्सा ऐसा आया कि हाथ लगे। अकरम मलिक का हाथ उठा, मगर उससे पहले वो थप्पड़ रुमैसा के चेहरे पर पड़ता। दरमियान में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शैतान शाह था। हिम्मत कैसी थी उस पर हाथ उठाने की। वो ऐसी सख्ती से गिराया कि सब हैरानी से ये तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी बेटी वो कल तक थी, आज से मेरी बीवी है, मेरी इज्जत। इस पर हाथ उठाने का हक तुम खो चुके हो। आज से उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। अपने बेटे को लो और निकल जाओ यहाँ से। वो बोला नहीं था, दहाड़ा था। फाहद ने खामोशी से बाप को देखा और वहां से निकलता चला गया। बाप भी अपनी तस्वीर जब्त करता पलट गया। वो पथराई आंखों से उन दोनों की जानिब जाता उनको देखती रही। तमाशा खत्म हुआ। सब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने लगे, मगर वो बीगी आंखें उठाए उस रास्ते को देख रही थी जहां से वो दोनों बाप बेटा गायब हुए थे। चलो, हवेली जाना है और भूल जाओ इन्हें, अब तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। उसकी आवाज से रुमैसा की नजरों का सांस टूटा। वो सर्द लहजे में कहता उसका हाथ पकड़े गाड़ी की जाने पड़ा। वो किसी कठपुतली की तरह उसके साथ खींची जा रही थी। उसे गाड़ी में बिठाकर वो ड्राइविंग सीट तक आया। गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का रुख अब शाह हवेली की जानिब था। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह बैठी रही। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे। 5 मिनट बाद गाड़ी हवेली में आकर रुक चुकी थी। वो गाड़ी से उतरा, मगर वो वैसे ही बैठी रही। वो घूमकर उस सीट तक आया, गाड़ी का दरवाजा खोले, उसका हाथ पकड़े, उसे गाड़ी से बाहर निकाला। उसने कोई मजामत नहीं की। उसे साथ लिए हवेली में दाखिल हुआ। नबीला बेगम किसी जख्मी नागिन की तरह वहां टहलते हुए शायद उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही शैतान को देखा तो उसकी जानिब लपकी। उसके पीछे खड़ी रुमैसा भी उन्हें नजर आ गई थी और यकीनन जिरके में हुआ फैसला भी जान गई थी। वो मुलाजमा को देख रहा था। इसे मेरे कमरे में छोड़ा, उसने गोया हुक्म दिया था, मगर नबीला बेगम के सर पर तो बदले का भूत सवार था। ऐसे कैसे छोड़ा? इसे मेरे हवाले करो, मैं इसकी जान निकाल दूंगी, जिसे इसके भाई ने मेरी बेटी को मारा। वो चीख पड़ी थी। अम्मा, शैतान ने उन्हें पुरसुकून रहने का इशारा किया, मगर वो रुमैसा तक पहुंची और उसे खींच कर अपने सामने किया। शैतान के रोकने से पहले ही उनका हाथ उठ चुका था। एक थप्पड़ उस मासूम के गाल की जीनत बना। उसे लगा जैसे गाल दहकने लगा था। आंखों से आंसू बहते गालों को भिगोने लगे थे। शैतान ने तेजी से उसका बाजू पकड़े, उसे अपनी अम्मा से दूर किए, अपने पीछे किया। आप इस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं अम्मा? वो बेहद बेयकीनी से माँ को दिख रहा था। तुम इस लड़की की वजह से मेरे खिलाफ जाओगे। ये 2 टके की बनी में आई लड़की मेरी बेटी खा गई। वो लोग मुझे इसे जान से मार दूंगे मैं। नबीला बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वो रुमैसा का गला दबाकर उसे मार दे। अम्मा, आप इसे आइंदा हाथ नहीं लगाएंगी। ये अब मेरी बीवी है, इसका इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब ये मेरे नाम से मंसूब हो चुकी है। आप इस पर दोबारा हाथ नहीं उठाएंगी। इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। इसे क्या सजा देनी है वो मैं तय करूंगा, और मेरी सजा आपके इस एक थप्पड़ से ज्यादा भयानक होगी। वो बोला तो लहजा सर्द था। नबीला बेगम जो इसकी पहली बातों पर बेयकीन थी, अगली बात पर पुरसुकून हो गई। जाओ, इसे कमरे में छोड़ कर आओ। मुलाजमा को देखकर फिर से उसने हुक्म दिया। रुमैसा का बाजू छोड़ा तो वो खामोशी से उसके साथ चलने लगी। शैतान का मोबाइल बजने लगा तो अपने स्टडी रूम में चला गया। उसके जाने के बाद नबीला बेगम ने मुलाजमीन को देखा। खबरदार, अगर किसी ने भी इस लड़की को एक गिलास पानी का पी दिया तो तुम सबकी जान निकाल दोगी।
اس का खाना पानी सब बंद है, इसे अब भूखा मरने दो। सख्ती से हुक्म सुनाती वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुलाजमा इसे छोड़े जा चुकी थी। वो खाली खाली निगाहों से इतना बड़ा कमरा देख रही थी। कमरे में एक दीवार पर शादान की तस्वीर लगी थी, कहीं 3 पीस सूट में मलबूस, कहीं पैंट शर्ट में। वो शायद किसी यूनिवर्सिटी की थी और कोई ऑफिस में काम करने की भी। शायद वो बिजनेसमैन था। वो खामोशी से चलती बेड तक आई, फिर किसी बेजान गुड़िया की तरह वही बैठ गई। जानती थी इसे यहाँ हर तरह से टॉर्चर किया जाएगा। उस स्टडी रूम में बैठा अपना लैपटॉप खोले कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से मोबाइल कान से लगा रखा था। तुमने तो कहा था कि वो यतीम है। उसके लहजे में दबा दबा गुस्सा था। सर, मेरी इंफॉर्मेशन सही थी। मैंने उसकी सारी हिस्ट्री खुद चेक की थी। बहुत छोटी थी जब पैदा होते ही मां मर गई थी। बाप का कोई पता नहीं। उसे यतीम खाने कौन छोड़ कर गया ये भी मालूम नहीं। वो इतने सालों से वहीं रह रही थी। यतीम खाने की मालकिन उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, इसलिए उसे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा। वो यतीम खाने में रहती है। ये किसी को पता चला तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाकर उसे तकलीफ दे सकती है, इसीलिए उसे अस्पताल भेज दिया। शादान का सर फटने के करीब आया था। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही हुई तो डबल पैसा मिलेगा, लेकिन अगर एक भी बात गलत हुई तो खुदा की कसम तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। गुस्से से कहते वो फोन काट गया था। सर दर्द से फटा जा रहा था। आंखों के सामने बार बार वो हेजल ग्रीन आंखें आ रही थी। उसने आंखें बंद की, कुर्सी से टेक लगाई और माजी में पहुंच गया। ये 2 माह पहले का कोई दिन था। उस दिन वो हंस पे मामूल ऑफिस जा रहा था जब रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात में बारिश हुई थी, इस वजह से सड़क पर अब कहीं कहीं पानी मौजूद था। वो गाड़ी के पास खड़ा मैकेनिक को फोन कर रहा था जब अचानक उसकी निगाह ऊपर उठी और फिर सामने का मंजर देख उसकी निगाह पलटना भूल गई। सफेद कॉलेज यूनिफॉर्म पहने वो मुस्कुराती हुई रोड क्रॉस कर रही थी। उसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी, रजिस्टर सर पर रखे जिसे वो बारिश के छींटों से बचने की कोशिश कर रही थी। हिजाब में लिपटा वो खूबसूरत और मासूम चेहरा वो गालबन इंटर की स्टूडेंट थी। शादान उसे देखता रह गया, यहाँ तक कि वो सामने कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ऐसा नहीं था कि उसने किसी लड़की को देखा नहीं था, मगर किसी भी लड़की में वैसी कशिश नहीं थी जैसी उस लड़की में थी। उसका दिल चाहा वो कॉलेज में जाए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाए, मगर फिर अपने ख्याल पर लानत भेज दे। वो कैब बुक करवा कर ऑफिस चला गया। ये शैतान की रुमैसा से पहली मुलाकात थी जिसमें ना बात हुई, ना नजरें मिली, ना नाम मालूम। बस कहीं अंदर सीने में दरकता वो गोश्त का लोथरा दिल बन गया था। उसने दूसरी बार रुमैसा को शॉपिंग मॉल में देखा। वो एक औरत के साथ थी। अम्मा, ये देखें, ये प्यारा है ना? वो ड्रेस पसंद करती नजर आई। वो जो किसी काम से आया था सब कुछ भूलकर उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यूं जैसे वो हर वक्त मुस्कुराने वाली लड़की है। रोमी, चलो बहुत टाइम हो गया, वापस चलते हैं। उसके कान में उस औरत की आवाज गूंजी। रोमी? वो चेहरे लग बड़बड़ाया, होंठों के कोनों तक मुस्कुराहट फैली। फिर कुछ सोचते उसने अपना मोबाइल पकड़ा और बुरमैसा की तस्वीर बना चुका था। वो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। वो किस कॉलेज जाती है ये भी उसे मालूम था। अब उसका नाम और तस्वीर भी थी। उसने वो तस्वीर अपने पीए को भेजी। मुझे जल्द से जल्द इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और 2 हफ्तों बाद ही रुमैसा की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल गई थी। सर, वो यतीम खाने में रहती है। मालूम नहीं वो कौन है, किसकी औलाद है। क्या पता वो नाजायज है या फिर नहीं। मैं मजीद मालूमात इकट्ठी करके आपको दोबारा अपडेट दूंगा। शैतान के चेहरे पर गुस्से के तासुरात मंगाया हुए। उसके दिल चाहा वो अपने पीए का सर फाड़ दे, मगर जब्त कर गया। उसकी जायज नाजायज वाली बात उसे आग लगा गई थी। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा था, तो मैं रुमैसा को ज़हन से निकालना ही मुनासिब समझा। मगर गांव जाने से पहले उसे जो खबर मिली, किसी ने उसकी सारी हस्ती हिला कर रख दी थी। उसकी जवान बहन को किसी ने कत्ल कर दिया। उसकी लाश हवेली आई थी तो अपनी सहेली के घर गई थी। हवेली वालों को खबर भी नहीं थी कि वो ऐसे मुर्दा वापस आएगी। उसका गला दबाकर मारा गया था। गांव के कुछ लोगों ने उसे फहद के साथ खेतों के पास बहस करते देखा था। फहद साथ वाले गांव के सरदारों का बेटा था। वो शैतान की बहन रिदा से शादी करना चाहता था, मगर वो रिदा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसके ख्वाब थे कि वो कुछ बनना चाहती है। फहद चाहता था कि वो रिश्ता ले आए, मगर रिदा अभी रिश्ता लाने के लिए मान नहीं रही थी। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे।
किसी बात पर फहद को गुस्सा आया और उसने गुस्से में रिदा को गला दबाकर मार दिया। फहद को पकड़ लिया गया था। उसने खुद अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। वो शर्मिंदा दिखाई देता था। फैसला जिरगे में होना तय पाया था। शादान अपने दादा आलिम शाह का इकलौता पोता था। उनकी इकलौती बहन उससे छीन ली गई। उसके अंदर कितनी तकलीफ छुपी थी जो कोई नहीं जानता था। बहुत छोटा था जब बाप चल बसा, तब रिदा 1 साल की भी नहीं थी। शादान ने उसे बाप बनकर पाला था। उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक बात तो तय थी कि उसे बदला तो चाहिए था, वो भी हर हाल में। मगर अकरम मलिक कैसे अपने जवान इकलौते बेटे को कत्ल होते दिखते, इसलिए वनी देकर अपना बेटा बचा लिया। जब रुमैसा को जिरगे में लाया गया तो शादान के सर पर जैसे आसमान गिरा, मगर फिलहाल जो उसे ठीक लगा उसने किया। वो आंखें बंद किए सर में उठने वाली दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि अगर रुमैसा यतीम है, उसके माँ बाप है ही नहीं, तो फिर वो यहाँ क्यों है। अकरम मलिक ने ऐसी कौन सी चाल चली उसके साथ। उसका दिल जो पहली नजर में ही रोमी पर आया था, वो चाहकर भी उस लड़की को कोई सजा नहीं दे पा रहा था। उसने कुछ दिनों पहले उससे शादी करने का भी सोच लिया था, मगर आज वो उसकी बीवी बन गई थी। फिर भी वो बेचैन था। कुछ था जो गलत था। वो वहां से उठा और अब वो काउच पर लेट रहा था और इस वक्त सिर्फ सोना चाहता था। बाहर हवेली पर रात उतर चुकी थी। उसने शायद आज सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, मगर जिस्म गर्म होने लगा था। उसे बुखार हो रहा था और फिर वो कब लेटे लेटे सो गया, उसे कोई एहसास नहीं हुआ। रात को कोई पहर था। बाहर मुसलसल बादल गरज रहे थे, जिसकी आवाज से उसकी आंख खुली। वह हैरत से आसपास देख रही थी। वो अब तक शैतान के कमरे में थी। कब बैठे बैठे बेड ग्राउंड से टेक लगाए उसकी आंख लगी, उसे एहसास ही नहीं हुआ। अब उसकी नींद उड़ी तो पेट में शदीद दर्द होने लगा। हाथ की मुट्ठी में अभी तक इनहेलर दबा हुआ था। उसे बेड की साइड टेबल पर रख दी। उठी, चादर को अच्छे से कंधों पर मजबूती से लिया और आसपास कमरे में निगाह दौड़ाने लगी। उसे शदीद प्यास लग रही थी और भूख से तो बुरा हाल था, और कमरे में कहीं भी कुछ नहीं था। वो कुछ झिझकती हुई कमरे से बाहर आई, क्योंकि कमरे में पानी नहीं था। वो डरती हुई सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो नबीला बेगम भी उसी वक्त पानी का जग लिए किचन से निकलती नजर आई। रुमैसा को देखकर उनके चेहरे पर नफरत के साए फैल गए। क्या मसला है? यहाँ क्या लेने आई हो? उसके पीछे ही मुलाजमा भी किचन से बाहर निकल आई। वो मैं पानी, उसे बोला नहीं जा रहा था। उस औरत का इतना दबदबा था। मेरी बेटी को खा गए तुम लोग, अब पानी भी चाहिए? तुम पर इस घर का एक भी कतरा हराम है। मेरी तरफ से प्यासी मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी नफरत से बात कर रही थी। रुमैसा की आंखों से आंसू भर गए थे। आंटी, मैं बेकसूर हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ। वो वजाहत देना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ सुनने वाले को कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तुम्हारी आंटी नहीं हूं मैं। आज के बाद मुझे मुखातिब करने की कोशिश मत करना। वो पहले से भी बुलंद आवाज से दहाड़ी थी। इससे ज्यादा रुमैसा से खड़ा नहीं हो जा रहा था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। ऊपर से कमजोरी के बायस उसे चक्कर पे चक्कर आने लगे थे। दिल घबराने लगा था और तो और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर तड़पने लगी। उसे टेंशन की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। नबीला बेगम ने उसे तड़पते देख लिया था। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? बहुत सर्द लहजे में पूछा। वो बहुत मुश्किल से कुछ बोलने की हिम्मत कर पाई। इनहेलर, प्लीज मेरा इनहेलर ला दे, मैं मर जाऊंगी। वो बोली तो आंखों से आंसू बहने लगे। जाओ ऊपर कमरे में देखो और इनहेलर लेकर आओ। आंखों ने मुलाजमा को हुक्म दिया था। वो भागती हुई थी और 2 मिनट बाद ही वापस आई, मगर नबीला बेगम के इशारे पर वहीं रुके। इसे इनहेलर को कचरे में फेंक दो, इसे ऐसे ही गुड गुड कर मरने दो, जैसे मेरी बेटी मरी, वो भी मरने से पहले ऐसे ही तड़पी होगी ना। तुम भी अब ऐसे ही तड़पो। उसके कान में जैसे जहर अंडेल का पिचारी। उसे ऐसे तड़पने दो, अगर तुमने इसे इनहेलर दिया तो तुम्हारी सांसें भी मैं रोक दूंगी। वो हुक्म सुना रही थी। मुलाजमा ने खामोशी से इस बात में सह लाया। शादान कहा है? वो अपने कमरे में जाते जाते रुकी। वो शायद स्टडी रूम में सो रहे हैं। मुलाजमा की बात पर उन्होंने स्टडी रूम की जाने देखा, जिसकी मदम सी लाइट्स रोशन थी। वो अपने कमरे में चले गए। रुमैसा बिन पानी मछली की तरह अपने सीने को मसलती हुई खड़ी हुई। प्लीज ये मुझे दे दो, अल्लाह का वास्ता। उसने मुलाजमा की मिन्नतें की, मगर मुलाजमा खामोशी से खड़ी रही। उसकी आंखों में हमदर्दी थी, मगर कदम पत्थर, यूं जैसे अपनी मालकिन की वफादार हो। रुमैसा को लगा कि वो मर जाएगी, मगर नहीं, अगर वो मर गई तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। वो जल्दी से जमीन से उठी।
बहुत मुश्किल से खुद में इतनी हिम्मत जमा की। मुलाजिमा खामोशी से सारी कार्रवाई देख रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से स्टडी रूम की जानिब आ गई। दरवाजा बहुत मुश्किल से खोला। दहाड़ की आवाज से शदान, जो गहरी नींद में था, उसकी नींद टूटी, मगर वो आंखें न खोल पाया। उसने एक नजर शादान को देखा, जो वहां सो रहा था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि उसे मरने नहीं देगा। आज का सारा दिन अगर किसी ने उसके साथ अच्छा सलूक किया था तो बस यही शख्स था। वो इसके करीब आई, जमीन पर बैठ गई। जल्दी से शदान का बाजू हिलाया कि शदान की नींद टूटी। वो हैरानी से आसपास देखता, सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा कि हुआ क्या। बुखार से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। सर का दर्द अब भी वैसा ही था। मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगी। उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर फरियाद करने लगी, जैसे एकदम से वो होशो-हवास में उड़ा। जल्दी से अपना सर दर्द संभालते उठा। वो तड़प गई थी। रोमी, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? वो फौरन उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला। उसने अटकती सांसों के दौरान उसे आधी अधूरी बात समझाई कि उसका इनहेलर मुलाजिमा के पास है और वो दे नहीं रही है। शदान की कांच जैसी सब्ज आंखें सुर्खी झलकाने लगी। सर दर्द, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बुखार और फिर ऊपर से यूमैसा की हालत ने उसकी वहशत को जैसे हवा दे दी। अगले पल हवेली के दरो दीवार लर्ज उठे। बल्कीस, बल्कीस! वो मुलाजिमा को आवाज नहीं दे रहा था, चीखा था। मुलाजिमा जल्दी से भागती अंदर दाखिल हुई। जी साहब जी। वो सारी काम गई थी। वो जमीन से उठा और मुलाजिमा के पास आकर बिना कुछ के उसके हाथ से इनहेलर छूना और वापस रुमैसा की जानिब भागा। अब वो उसके मुंह से इनहेलर लगा चुका था। उसका वजूद अब भी लड़स रहा था। वो रो रो कर नडाल हो रही थी। कितने मिनट लगे थे उसे अपना सांस बहाल करने में। उसने एक बार फिर मुलाजिमा को देखा। कहाँ का बच्चा, कहाँ का कदर, वो सब भूल गया। बस याद था तो इतना कि उसकी बीवी थी और इस वक्त उसकी हवेली में वो तड़प रही थी। ऐसा सुलूक तो वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता था। खड़ी शक्ल क्या देख रही हो, पानी लेकर आओ। वो दहाड़ा था। वो साहब जी, बीबी जी, वो कुछ बताना चाह रही थी। मैंने कहा पानी लेकर आओ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो इस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। मुलाजिमा ने जल्दी से किचन की जानिब भागी। वो नडाल सी जमीन पर बैठी सोफे की पार्टी से सर टिका चुकी थी। उसका वजूद जैसे बेजान सा था, मगर आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके करीब हुआ। रोमी, उसे बेहद नरमी और मोहब्बत से पुकारा। ऐसी नरमी और मोहब्बत की वो कहाँ आती थी। वो बेसाख्ता ही रोने लगी और फिर ऊंची आवाज में शदान उसके करीब हुआ और फिर बिला कुछ कहे उसे अपने साथ लगा लिया। रुमैसा को जैसे महसूस ही ना हुआ। वो तो रोने में मसरूफ थी। उसने रुमैसा को अपनी बाहों में लिए उसे तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया। उसके बाल थक गए तो उसके सीने से लगती और ऊंची आवाज में रो पड़ी। पहली बार किसी मर्द ने उसे इतनी नरमी से हैंडल किया था, वरना ये वो शख्स नहीं लगता था जिसकी बहन को मारा गया था। कहाँ का बदला, कौन सी तकलीफ, कैसी अजियत देना, वो सब भूल गया। क्योंकि वो जो अभी कुछ देर पहले उसे अजियत दे देखकर उसका दिल धड़कना रुका था, उसके बाद हर अजियत देने की सोच खत्म हो गई थी। बस सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बस वो उसे तसल्ली दे रहा था। इतने में मुलाजिमा पानी लेकर आई तो शदान ने पानी का गिलास पकड़कर रुमैसा के मुंह से लगाया। पानी हलक से नीचे उतरा तो कहीं जाकर रुमैसा को कुछ सुकून हुआ। तुमने कुछ खाया? वो नरमी से पूछ रहा था। रुमैसा का सारा वजूद अब सिसकने लगा। वो कहा, वो क्या कहती, क्या जवाब देती? वो शायद जवाब की जरूरत भी नहीं थी। वो जवाब जान गया था। जल्दी से जाओ और खाना गर्म करके लाओ। मुलाजिमा हड़बड़ाकर किचन की जानिब भागी। वो जमीन से उठा और उसे सहारा देकर उठाया और सोफे पर बिठाया। वो अब भी रो रही थी। शदान का दिल जल रहा था कि ऐसी होती है मोहब्बत। वो बस सोच ही सका, मैं अकरम मलिक की असल बेटी नहीं हूँ। वो लोग मुझे धोखे से यहाँ लाए ताकि अपने बेटे की जान बचा सके। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो किसी ने शदान के वजूद में उतारा। उसके पास ही बैठ गया था। कौन हो तुम? सब जानना है मुझे। वो काफी संजीदा था। मैं यतीम खाने में पली बड़ी हूँ। माँ की मौत हो गई थी। वो कौन थी मैं नहीं जानती। मुझे वहाँ कौन छोड़ के गया ये भी मालूम नहीं है। मैं वहीं रहने लगी। यतीम खाने की मालकिन बहुत अच्छी है। वो मुझे सगी बेटी की तरह प्यार करती है, तो मैंने उन्हें अम्मा कहना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम माँ कैसी होती है। मेरे नजदीक तो वो माँ है, इसलिए वही मेरे लिए खास थी। अकरम मलिक की असल बेटी का नाम रिमशा है और इसके घर वाले भी इसे प्यार से रोमी ही कहते हैं। वो बेहद बेयकीनी से उसे सुने गया। वो सर झुकाती बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मेरी रिमशा से पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन में थी। उसकी दोस्तों से रोमी कह रही थी
मुझे भी सब प्यार से रोमी कहते थे। तो हम एक साथ बैठ के बातें हुई और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब सच बताया कि मैं यतीम खाने में रही और हॉस्टल में रहती हूँ। उसकी किसी बात से ऐसा शक नहीं करता था कि वो मुझे कोई धोखा देगी। उसने मुझे ये बताया कि वो गांव की सरदार की बेटी है। उसकी बातों पर मुझे भी गांव देखने का शौक हो गया। अक्सर वीकेंड्स पर मैं अम्मा से इजाजत देकर यतीम खाने जाने की बजाय उसके साथ उनकी हवेली आ जाती। उसकी माँ मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करती। फहद भाई मुझे बहनों की तरह ट्रीट करते। उसका बाप मुझे बेटी कहता। जब से उसे पता चला कि मैं यतीम खाने में रही हूँ, वो सब मुझे किसी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे इस तरह धोखा दे जाएंगे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिमशा ने मुझसे कहा कि उसके भाई से एक गुनाह हो गया और मैं वहां जाकर चिरके में आप लोगों से बात करूं कि उसके भाई को माफ कर दो। रिमशा ने यह भी कहा कि अगर वो गई, वो लोग उसे बनी में ले जाएंगे और वो आपसे निकाह करने में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद किसी और को पसंद करती थी। मैं उसके बाप के साथ थी। उसकी माँ ने हाथ जोड़े, कहा मेरे बेटे को बचा लो। मुझे दुख हुआ। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरी फैमिली को टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं आ गई, मगर उसके बाद जो उसके बाप ने किया वो आपके सामने था। मेरा क्या कसूर है कि मैंने रिमशा से दोस्ती की? बताएं मुझे, क्या मैं कसूरवार हूँ? अगर अब भी आपको लगता है कि मैं उनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, तो आप मुझे कोई भी सजा दे दे, मुझे मंजूर होगी। मगर क्या उससे आपकी बहन वापस आ जाएगी? शैदान शाह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। वो रो रहा था। हाँ, वो पहली बार किसी लड़की की तकलीफ पर रो रहा था। उसने बिना कुछ किए रुमैसा को अपने साथ लगाया। वो पहले तो बेहद हैरान था, फिर को उसके सीने में छुपी कोशिश करती रही। मजीद तेजी से बोलने लगी। मेरी अम्मा को मेरी फिक्र हो रही होगी। वो नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है, कि यतीम होना इतना बड़ा जुर्म होता है। क्या हम यतीमों की कोई जिंदगी नहीं होती? क्या यतीम सिर्फ दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए है? सिर्फ एक मुहारा होता है। वो हिचकियों के दरमियान बहुत मुश्किल से मुंह पा रही थी। शैदान उसका सर थपक रहा था। बस ऐसा कभी ना कहना कि अब तुम यतीम हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा वली अभी जिंदा है। बीवी हो तुम मेरी, अब यतीम नहीं हो तुम। बेआसरा और उस शख्स ने ऐसा क्यों किया, उसे हिसाब देना होगा। एक एक को तरपा तरपा कर मारूंगा। मेरी बहन के साथ जो कुछ किया उन्होंने किया, उसके बाद दूसरा गुनाह किया। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो एक एक लफ्ज उसे सख्ती से बोलता गया। रुमैसा बेहद हैरानगी से उसे देखती रह गई। आप मुझ पर यकीन करते हैं? उसने बेहद बेबसी से पूछा था। हाँ, क्योंकि मैं जानता ये आंखें झूठ नहीं बोल रही। वो सी नरमी से कह रहा था। वो बेसख्त रोते हुए दोबारा अपना सर उसके सीने पर रख गई थी। शैदान ने धीरे मगर नरमी से उसके बालों को लबों से छुआ। फिर माथे को उस लम्स में सिर्फ इज्जत थी जिसने रुमैसा की आंखों को फिर से भगो दिया था। सब ठीक है, अब तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं एक एक को चौक में खड़े करके दरे से मारूंगा। वो अभी भी उसी सख्ती से कह रहा था। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन को फहद भाई ने मारा है। शैदान ने बेहद हैरत और बेयकीनी से देखा। तुम उतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो हैरान था कि रुमैसा तो अभी उन लोगों की सच्चाई बता रही थी, फिर वो इतनी जल्दी लोगों की साइड कैसे ले रही थी? क्योंकि फहद भाई उनसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ रिदा थे। वो अपनी अम्मी से भी बात कर चुके थे, मगर जैसे ही उनकी माँ को पता चला कि उस गांव में रहती है और शाह खानदान की बेटी है, उन्होंने साफ मना कर दिया। अपने बाप से उसका जिक्र मत करना, वरना घर में एक क़यामत आ जाएगी। मगर फहद भाई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की है, दिल लगी नहीं। शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से मोहब्बत करते थे। जो शख्स मोहब्बत करता है वो जान नहीं ले सकता। मैंने फहद भाई की आंखों में तकलीफ देखी है। वो तकलीफ रिदा को मारने की नहीं, उनकी जान ना बचाने की है। शैतान को लगा जैसे उसके सर पर ट्रेन दरादर गुजर रही थी। और उसने ऐसा क्यों किया? उसने ही मेरी बहन को मारा है, क्योंकि उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल किया था। वो ऐसा उसे ही देख रही थी, मगर जैसे उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। वो लड़की काफी ज़हीन थी। ये बात शैतान को अब समझ आ रही थी। हो सकता है कि वो जानते हो कि कत्ल किसने किया और वो कातिल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। कोई ऐसा शख्स जो इनकी जिंदगी के बहुत करीब हो। मैं नहीं जानती, मगर मेरा दिल कहता है
कि आपकी बहन को फहद भाई ने नहीं मारा। जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी अपनी मोहब्बत को तकलीफ नहीं दे सकते। और शादान उसके इन अल्फाज में जैसे अटक कर रह गया। वो ठीक ही तो कह रही थी, जो मोहब्बत करते हैं वो मारने का हौसला नहीं रखते। इसे भी तो कहीं ना कहीं रुमैसा से मोहब्बत हो गई थी। अगर मोहब्बत ना होती तो अब तक क्या इसके इतने करीब बैठी होती? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वाकई जिससे मोहब्बत हो इंसान उसे तकलीफ में नहीं देख सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। और रुमैसा ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। मोहब्बत? वो बेहद हैरानगी से उसे ज़ेर पर पड़ाते बोली थी, हाँ मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मैंने तुम्हें पहली बार सड़क क्रॉस करते देखा था और पहली नज़र में तुम मुझे पसंद आ गई थी। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ गांव में देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हर इंसान को हिसाब देना होगा। अगर फहद बेकसूर है तो मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वो नरमी से उसका गाल थपथपा कर कह रहा था। अगर पहली बार रुमैसा को ऐसा लगा जैसे इस बड़ी दुनिया में तन्हा नहीं रही, कोई उसका अपना भी है। क्या वाकई इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे कि मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते? वो बटी बटी निगाहों से पूछ रही थी। मैं नहीं जानता रोमी कि लव एट फर्स्ट साइट वाली कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही मुलाकातों में तुमसे मोहब्बत हो गई है, बेहद मोहब्बत। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो। बस तुम्हें देखा और दिल ने कहा कि अगर कभी शादी की तो उसी से करूँगा जो मुझे नहीं जानता। हमारा निकाह इन हालात में हुआ और लोग अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें वनी में ले आएंगे। अगर ऐसा तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक मेरे हाथों शायद मर चुकी होती, मगर ये सिर्फ तुम हो जो मेरे पहलू में मेरे इतने करीब बैठने का हक रखती हो, क्योंकि मैं चाहकर भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। उसकी बातों के दौरान मुलाजबा खाना रखकर जा चुकी थी। मैं जानता हूँ हमारा निकाह जिन हालात में हुआ, उन हालात में शायद तुमने इतनी जल्दी इस उम्र में ऐसा सोचा नहीं था, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा अपने बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा मेरा साथ रहोगी? वो इसका हाथ पकड़े बहुत उम्मीद से पूछ रहा था, जबकि रुमैसा तो बेहद हैरानगी से उसे देख रही थी। आप मुझसे बदला नहीं लेंगी? वो बेहद बेयकीन थी। शादान ने नफी में सर हिलाया। जब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं तो तुमसे बदला क्यों लूंगा? बताओ, रहोगी मेरे साथ? मुझसे मोहब्बत करोगी जैसे मैं तुमसे करता हूँ? उसके चेहरे को दोनों हाथों को प्यालों में भरा तो रुमैसा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कब मोहब्बत की शक्ल दे दी थी, मगर मेरी पढ़ाई? उसे फौरन अपनी पढ़ाई की फिक्र लाख हुई। कोई मसला नहीं, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। मगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो जैसे बेचैन हुआ था। रुमैसा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसे महसूस हुआ कि रुमैसा के हाथ कांप रहे थे, तो शादान ने उसके दोनों हाथ अपने नर्म हाथों में लेते सहलाए। मैं नहीं जानती कि मोहब्बत कैसी होती है, लेकिन अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ। आप सारी जिंदगी मेरे साथ इसी तरह रहेंगे, मेरी फिक्र करने वाले, मेरी तकलीफ पर तड़पने वाले। तो मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। आप मेरे शौहर हैं तो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करूंगी, क्योंकि ये आपका हक है। वो मान गई थी। हाँ वाकई उस शख्स के लिए तो कुछ भी मान जाएगी। पागल हो गई हूँ जो उस जैसे मर्द को अपनाने से इनकार करे। शादान को लगा जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी का परवाना सुना दिया हो। वे साख्ता उसे अपने करीब करके अपने सीने से लगाया। अब रुमैसा का जिस्म जैसे ढीला हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि शादान को बुखार हुआ था, मगर बुखार की तासीर कम होने लगी थी। बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने धीरे से रुमैसा के माथे पर लब लगते उसकी आंखों से निकलते आंसू साफ किए। फिर वो वहां से उठा। अब खाना उसके पास लेकर आया, अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था। जब अचानक रुमैसा को कुछ याद आया। मैं एक बार अपनी अम्मा से मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे उनसे मिलवा दे। बहुत मान से कहा, जिसे उसे उम्मीद थी कि उससे ना नहीं करेगा। ओके, सुबह चलेंगे। उसे अपने हाथों से खाना खिलाता वो खामोशी से खाती गई। खाना खाने के बाद उसे पानी पिलाया, फिर उसका हाथ पकड़े उठा। चलो कमरे में चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, रेस्ट करो। उसे लिए वो सीढ़ियां चढ़ गया। पीछे नबीला बेगम अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी उन दोनों की पुश्त को घूरती रह गई। न जाने इस लड़की में ऐसा क्या था कि उनका बेटा उस लड़की के सामने घुटने टेक चुका था। अब वो अपने सर झटक कर कमरे में चली गई थी। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने रुमैसा को बेड पर लेटाया।
अब उस पर ब्लैंकेट डाल रहा था। वो खामोशी से लेटकर आंखें बंद कर गई। वो दूसरी साइड पर उसके पास आकर बैठा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। वो पुरसुकून होती गहरी नींद में उतर गई थी। हवेली पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। वो अम्मा को सुबह होते ही सारी बात बता चुका था, जिसे सुनकर नबीला बेगम गहरे शौक में थी। अकरम मलिक ने इतना बड़ा धोखा दिया। वो हैरान थी, उन्हें गुस्सा भी बहुत आया और रुमैसा के सामने वो शर्मिंदा भी होकर रह गई थी। सुबह खाने की टेबल पर उन्होंने हाथ जोड़कर रुमैसा से माफी मांगी थी। रुमैसा ने फौरन उनके हाथ पकड़ लिए। आप ऐसा मत करें आंटी, आपकी बेटी आपसे छीनी गई है। आपकी जगह कोई भी माँ होती तो उनका रद्द-ए-अमल ऐसा ही होता। वो इतनी आला ज़रफ़ थी। शदान को अपनी पसंद पर फख्र हुआ। आंटी मत को मुझे, उन्होंने कुछ गुस्से से कहा तो रुमैसा ने बेबसी सोने देखा। सॉरी, वो मैं आइंदा एहतियात करूंगी, वो बामुश्किल बोल सकी। नबीला बेगम मुस्कुरा दी। आंटी नहीं कहना आपसे, मुझे शदान की तरह अम्मा कहना है। और रुमैसा ने हैरत से उन्हें देखा। उसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। जी जी ठीक है अम्मा, उसने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की। तो नबीला बेगम हंसती थी। ये वही लड़की है तुम्हारी पसंद? उन्होंने शदान से पूछा, जिसने बताया था कि लड़की को पसंद करता है। शदान ने इस बात में सर लाया। तुम्हारी पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। आज से ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कल रात वाले रवैये पर शर्मिंदा है। रुमैसा ने भीगी आंखों के साथ शदान को देखा। अगर शोहर आपकी इज्जत करवानी जानता हो, सुराल में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचे। नाश्ते के बाद वो इसीलिए शहर आ गया था। वो दोनों सबसे पहले यतीम खाने आए थे। वो वही औरत थी जिसके साथ शदान ने उसे शॉपिंग मॉल में देखा था। वो अम्मा के गले लगकर रो रही थी। शदान ने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। रुमैसा उठकर अपने कमरे में अपना सामान लेने गई तो यतीम खाने की मालकिन ने शदान को सच्चाई बताने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि तुम रुमैसा से मोहब्बत करते हो, मगर उसका सच शायद तुम्हें बर्दाश्त न कर सको। शदान के चेहरे पर उलझन के साए लहराए। ऐसी भी क्या हकीकत है, आप मुझे बता सकते हैं? वो सच जानना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि रुमैसा के मुतालिक कुछ भी उसे बाद में मालूम हो। रुमैसा अकरम मलिक की ही बेटी है, उसकी दूसरी बीवी से। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो किसी ने शदान मलिक के वजूद में उतारा। क्या उसे हैरत का झटका ही तो लगा था? हाँ, वो 18 साल पहले जिस ऑफिस में काम करता था, रुमैसा की माँ वहाँ की एम्प्लॉय थी। उसे अकरम से मोहब्बत हो गई, मगर अकरम उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। लेकिन किंजा उसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो गई, उसने अकरम से मोहब्बत की भीख मांगनी शुरू कर दी। और अकरम ठहरा एक हवसप्रस्त मर्द। हर दूसरी औरत को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती थी। उसने किंजा से खुफिया निकाह कर दिया था। चंद दिन ऐश किए, फिर उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी हो ही ना। किंजा प्रेग्नेंट थी। जैसे उसे पता चला, उसने अकरम से राब्ता करने की कोशिश की, मगर अकरम से कोई राब्ता ना हुआ। उसे शिद्दत से खुफिया निकाह करने पर पछतावा हुआ। उसके पास निकाह नामा भी नहीं था। वो अपनी हालत अपने घर वालों से कब तक छुपाती। एक दिन उन्हें पता चल गया कि किंजा मां बनने वाली है, तो उसके वालिदैन ने उससे सारे ताल्लुक तोड़कर उसे घर से निकाल दिया। मुझे वो सड़क पर मिली थी, मैं उसे यहाँ ले आई। उसने मुझे अपनी जिंदगी की सारी कहानी बताई। मैंने अकरम से राब्ता करने की कोशिश की। वो आया था किंजा से मिलने, मगर अपने दुखड़े सुनाकर चला गया कि उसका बाप किंजा को अपनाएगा नहीं, उनके खानदान और जात से ताल्लुक नहीं रखती। वो बच्चे को नाम नहीं दे सकता था। वो इस हालत में उसे हवेली भी नहीं लेकर जा सकता था क्योंकि इसकी पहली बेबी भी प्रेग्नेंट थी। किंजा को यकीन हो गया कि उसने सिर्फ किंजा के साथ वक्त गुजारना था और गुजार लिया। वो अकरम के पांव पड़ी, उसे मत छोड़े, मगर वो चला गया। किंजा हर वक्त रोती रहती थी। मैंने उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश की, मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसके बच्चे का ख्याल रखूं। शायद वो जानती थी कि वो नहीं बचेगी, और रुमैसा की पैदाइश के बाद वो चल बसी। रुमैसा को मैंने बेटी की तरह पाला। अकरम मलिक कौन है ये तो मैं भूल गई थी, मगर चंद माह पहले आया था अपने उस बच्चे के बारे में जानने। मैं नहीं जानती उसे अपने उस बच्चे के बारे में क्यों जानना था। वो मुझसे मिन्नतें करने लगा तो मैंने उसे बता दिया। रुमैसा उसकी बेटी है। मुझे नहीं पता था कि रुमैसा को इस्तेमाल करने के लिए सच जानने आया था, क्योंकि वो बिल्कुल किंजा की कॉपी है। शायद उसे देखकर अकरम मलिक समझ गया था कि उसी की बेटी है। मुझे नहीं पता था कि रुमैसा जिन दोस्त के साथ कर जाती है वो अकरम मलिक की दूसरी बेटी है।
मेरी बच्ची बहुत मासूम है शदान, इसे अकरम मलिक की बेटी होने की सजा इतने सालों से मिल रही है। उस यतीम खाने में रही, अपने बाप होते उसने यतीमों जैसी जिंदगी गुजारी, अब उसे कोई सजा मत देना। शदान की आंखें भीगी हुई थी, वो तरफ ही तो उठा था। रुमैसा के साथ इतना सब कुछ हुआ, उस मासूम की क्या ही गलती थी? इससे पहले कि वो कुछ कहता, ठक की आवाज पर उन दोनों ने पीछे देखा, जहां से रुमैसा लडाल सी दरवाजे से सर टिकाए सफेद चेहरा लिए उन दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इनकी सारी बातें सुन चुकी है। वो जल्दी से कुर्सी से उठा, रुमैसा के पास आया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, उसे थाम कर अपने साथ लगा चुका था। रोमी, उसने धीरे से पुकारा। वो जो कब से जब्त की खड़ी थी फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन घटिया आदमी की बेटी नहीं हूँ। वो रिमशा, वो मेरी बहन नहीं, वो धोखेबाज है, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा कहते बस एक वो गंदा मजाक था, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो बस यतीम हूँ, मेरा कोई बाप नहीं। ये जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई थी। अम्मा रोते हुए उससे माफी मांग रही थी, सच छुपाने की और उसका सर थपक रही थी। कुछ नहीं हुआ रोमी, सब ठीक है। वो शख्स तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मुझे देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारा अपना, तुम्हारा महरम और तुम्हारा बली हूँ, सिर्फ मैं। उसने भीगी आंखों के साथ शैतान को देखा। लेकिन ये सच है कि मैं उसी शख्स की बीवी हूँ, बेटी हूँ। इसका मतलब मैं वनी में आई वो सब। वो पागल होने के दर पर थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा। बस बस, कुछ भी सच में नहीं है। इस शख्स ने तुम्हें अपना नाम तक नहीं दिया तो उसकी बेटी की सजा सहना तुम्हारा हक है। उसे अपने फायदे के लिए बेटी याद आ गई। तब कहाँ था जब उसकी बेटी यतीम खाने में यतीमों जैसे जिंदगी गुजारती थी? वो नरमी से कह रहा था, मगर रुमैसा का सांस उखड़ने लगा। रोमी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। अम्मा जल्दी से भागती उसके कमरे तक गई ताकि उसका इनहेलर ला सके। 2 मिनट बाद दवाई मिली तो उसका सांस दुरुस्त हुआ। बस, अब सब ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे इस सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारा पाप कौन है इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसे समझा रहा था। शैतान, आप मुझे कभी नहीं न छोड़ेंगे? न जाने किस खौफ के तहत उसने पूछा था। कभी नहीं मेरी जान। उसे अपने हिसार में मजबूती से लेता, उसके माथे पर लब रख चुका था। लेकिन अगर आपने मुझसे मोहब्बत करनी कम कर दी तो मैं मर जाऊंगी। शैतान नम आंखों से हंस पड़ा था। कभी भी नहीं, शैतान की जिंदगी हो तुम। उसके जवाब में रुमैसा कुछ पुरसुकून हुई थी। वो अब उसके सीने में छुप रही थी जैसे उसकी आखिरी पनाह का हो। अम्मा उनका इतना प्यार देखकर पुरसुकून हो गई थी। ना ही वो किंजा थी जो इसका शौहर उसे छोड़ देता, ना ही वो अकरम था जिसके लिए मोहब्बत बस एक मजाक। वो शादान शाह था। रुमैसा के बिना तो शायद उसे सांस भी ना आती। गाड़ी मलिक हवेली आकर रुकी। उसके पीछे उसके बहुत सारे गार्ड्स थे। वो रुमैसा के साथ अंदर दाखिल हुआ। किसी गार्ड्स की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोकता। सबसे पहले लाउंज में उन्हें फाद और उसकी मां दिखाई दी। रोमी, वो हैरानी से उसकी जाने पड़ा। उसे देखकर चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट फैली। रुमैसा ने भीगी आंखें उठाए उसे देखा। वो आज तक उसे अपना भाई समझती थी, मगर आज उसे भाई की नजर से ही दिख रही थी। इतना अच्छा भाई होते भी वो यतीम खाने में रही। वो इसके करीब आकर उसके चेहरे पर हाथ रख चुका था। तुम ठीक हो रोमी? उसके लहजे में बस मोहब्बत थी, एक बहन की भी फिक्र थी। आप पहले से जानते थे ना कि मैं? वो रोते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ गई थी। फहद ने किसी मुजरिम की तरह सर झुका दिया और रुमैसा को उसका जवाब मिल गया। क्यों किया आपने ऐसा? वो इसके गिरेबान पकड़े रोने लगी थी। शदान अभी तक खामोशी से उसके पास खड़ा था। वो रोते हुए आगे बढ़ी और फहद के सीने से लग गई। फहद पहले तो साकित रह गया, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे अपने बाप से तो कभी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपके होते मैं क्यों वहां रही? क्या भाई ऐसे होते हैं? बताएं। ऊंची आवाज में रो रही थी। इस शोर से अकरम मलिक और रिमशा भी अपने अपने कमरों से निकल आए। सब हैरत से उन दोनों को देख रहे थे। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। उसने किसी बच्चे की तरह उसे अपनी बाहों में लिया। आज पहली बार रुमैसा को लगा कि वो यतीम नहीं रही, उसके पास एक भाई भी तो था। आपको माफी चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ एक शर्त पर आपको माफ दूंगी। बताएं, रिदा को किसने मारा? वो इतनी सख्ती से पूछ रही थी कि फहद का चेहरा सफेद पड़ा, मगर वो खामोश रहा। मैं जानती हूँ कातिल आप नहीं है। उसने फहद का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा।
वो जानती थी कि फहद एक अच्छे दिल का मालिक है। वो कभी भी रुमैसा को झूठी कसम नहीं खाएगा। कसम खाए मेरी और कहे कि आपने रिदा को मारा है। और फहद का हाथ कांप उठा था। मैं जानती हूँ आप रिदा से मोहब्बत करते थे। आप चाहकर भी उसे नहीं मार सकते। बताएं किसने मारा रिदा को। मगर फहद किसी मुजरिम की तरह निगाहें झुकाए उसके पास कोई जवाब नहीं था। शैतान जो तब से खामोश था वो आगे बढ़ा और फहद का गिरबान पकड़ लिया। कहा क्या पूछ रही है वो, बताओ किसने मारा मेरी बहन को। वो ऐसी शिद्दत से दहाड़ा कि हर फर्द कांप जाए। मगर फहद ने खामोशी नहीं तोड़ी। उसकी निगाह अकरम मलिक की तक थी। वो आगे बढ़ा और अकरम मलिक के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। अपने इस कातिल बेटे की जान बचाने के लिए तुम किसी भी यतीम को बलि देकर अपने बच्चों को बचा लोगे, ऐसा सोचा था तुमने। उसे शिद्दत से चीखा कि सब खौफजदा हो गए थे। उसकी निगाह रिमशा तक गई थी जो फटी फटी निगाहों से उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वो हैरान था तो शैतान को देखकर हुई थी। जिस तरह शैतान ने रुमैसा को देखा था ऐसे ही एक रोज एक सड़क पर रूशा ने भी उसे देखा था। वो बस एक नजर में उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। मगर वो हरगिज़ नहीं जानती थी कि शैतान ही वो शख्स था जिससे वो मोहब्बत कर बैठी थी। उसने धोखे से अपनी जगह रुमैसा को बनी करवा दिया। मगर अब उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। इसीलिए उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आया। उसके करीब आई। मैंने तो अब्बा को रोकने की बहुत कोशिश की कि मैं फहद भाई की जान बचाने के लिए बनी होने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने धोखे से रुमैसा को भेज दिया। आप प्लीज उसे छोड़ दें और बेशक मुझे वनी ले लें। तुम ठीक हो ना रूमी? बिस्लोई हमदर्दी से उसने पूछा। रुमैसा ने उसका हाथ झटक दिया। ठीक कह रही तुम, वनी तो तुम्हें होना चाहिए था रोमी। रोमी तो बेकसूर है। उसने आगे बढ़ के सख्ती से रिमशा की कलाई दबोची। मैं अभी तुमसे निकाह करूंगा, मगर रोमी भी मेरे निकाह में ही रहेगी क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है। मगर तुम्हारे साथ वैसा सलूक होगा जैसा एक वनी के साथ होना चाहिए। उसके लहजे में साफ नफरत और जहर था। रिमशा को लगा किसी ने उसके चेहरे पर जलाटीदार थप्पड़ दे मारा था। वो रुमैसा से मोहब्बत करता था जो कि नाकाबिले यकीन हकीकत थी। चलो रूमी घर चले। इससे पहले कि वो रिमशा को जबरदस्ती साथ लेकर निकलता, फहद तेजी से उसके रास्ते में हाल हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम रिमशा से निकाह नहीं कर सकते, ये गुनाह है। शैतान के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। दूसरा निकाह गुनाह नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी बहन से निकाह तो बाद में करूंगा, पहले अपनी बहन की मौत का बता लूंगा। वो शिद्दत करिया से बोला था। फहद की बस हो गई थी। तुम्हारा निकाह रिमशा से नहीं हो सकता क्योंकि रोमी पहले से तुम्हारे निकाह में है। शैतान के होंठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। ये कोई ठोस वजह नहीं है। वो अब भी इतना ही पुरसुकून था। रुमैसा इन सब में खामोश थी क्योंकि वो रुमैसा भी मेरी बहन है, अम्मा की बेटी दूसरी औरत है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो किसी ने इन माँ बेटी के वजूद में उतारा। रिमशा का हाथ अपने लबों तक किया। रुमैसा की आंखों से दो टूट कर आंसू गिरे थे। मुझे ये बात कुछ हफ्तों पहले ही पता चली थी कि रुमैसा भी मेरी बहन है। और हाँ, नहीं मारा मैंने रिदा को, बहुत मोहब्बत करता था मैं उससे। अब्बा ने मारा उसे। वो रोते हुए चीख पड़ा था। शैतान ने जहर खंदा निगाहों से अकरम मलिक को देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या बकवास कर रहे हो फहद? वो चीखे। बस अब्बा, आज नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। सब जानता हूँ कि आपकी वो गंदी नजरें जो आप मेरी रिदा पर गाड़ते थे जब वो मुझे कुछ नहीं बताती थी, वो सब मैं जानता था। मगर आपका लिहाज की खामोश रहा क्योंकि तब मेरा रिदा से कोई ताल्लुक नहीं था। वो मेरे लिए बस एक गैर थी। मैं उसकी हिफाजत करना चाहता था, इसीलिए उससे निकाह करने के लिए कहा। मगर वो अभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना था। उसके ख्वाब ऊंचे थे। जैसे उन्हें पता चला कि मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, उन्होंने रिदा को ऑफर की कि उनसे शादी कर ले, सरदारनी बनाकर रखेंगे उसे। मगर रिदा उनकी ऐसी गंदी सोच पर उन्हें एक थप्पड़ दे मारा। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बकवास करते हो। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। आपकी बेटी की पसंद की शादी करूंगी, सिर्फ फहद से। वो थप्पड़ उनकी मर्दानगी पर पड़ा था, इसलिए गुस्से से उसे मार दिया। फहद रोते हुए जमीन पर गिरा था। मैं उसे बचा नहीं पाया। वो मेरी मोहब्बत थी। मैंने सारी जिंदगी उसके साथ रहने के ख्वाब देखे थे, मगर मेरा अपना बाप मेरा दुश्मन निकला। इससे पहले कि मैंने कोई सजा दिलवा पाता, इन्होंने मुझे धमकी दी कि रुमैसा को मार देंगे अगर मैंने रिदा की मौत अपने सर न ली। मैं रोमी से बहुत मोहब्बत करने लगा था जब से मुझे पता चला था कि रोमी मेरी बहन है।
मैंने रिदा खो दी, रोमी खोने की हिम्मत नहीं थी, मगर ये मुझे वहां भी मार दे गए। रोमी को किसी मुजरिम की तरह वनी देकर मुझे दूसरी बार मार दिया। इस शख्स ने, मुझे शर्म आती है ऐसे शख्स को अपना बाप कहते हुए। जिस रोज रिदा मरी, मैंने भी तभी फैसला कर लिया था कि मैं इस हवेली को तोड़ दूंगा, इसकी बुनियादी खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से इन्होंने रोमी की कुर्बानी की। मैं लानत भेजता हूँ इस शख्स पर और उसकी ऐसी सरदारी पर। बहुत जल्दी मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। वो रो रहा था, बच्चों की तरह। रुमैसा उसके पास घुटनों के पल बैठी। मुझे माफ कर दो रोमी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए तुम और रिमशा दोनों एक बराबर हो। रुमैसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ भी कहे बिना वो फहद को एक माँ की तरह अपने साथ लगा गई। फहद और ऊंची आवाज में रोने लगा। शदान ने आगे बढ़ते अकरम मलिक के मुंह पर एक साथ 3-4 मुक्के दे मारे। जलील इंसान, पहले फूल जैसी बहन मार दी, फिर मेरी रूमी को तकलीफ देने की कोशिश की। आज तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। वो चीखता उसे चीखा था और उसके गार्ड अंदर आए। उसे अकरम मलिक की गार्ड की तरफ फेंका था। ले जाओ इसे, कल सुबह बीट जुड़गे में इसे कत्ल कर दिया जाएगा। फैसला हो चुका था। वो अब उठा और पत्थर में बनी रिमशा की तरफ आया। उसे बाजू से झटका देकर उठाया और उसे भी एक गार्ड के हवाले कर दिया। इसे भी लेकर जाओ, अभी मैं इसे बताऊंगा कि वनी की सजा क्या होती है। बहुत शौक था इसे शदान शाह की बीवी बनने का। इसके सारे शौक निकाल लूंगा। इसने मेरी रोमी को धोखा दिया, सजा तो इसे भी मिलेगी। रिमशा की जान निकली थी। नहीं प्लीज शदान, मुझे माफ कर दे प्लीज। मगर गार्ड उन दोनों बाप बेटी को लेकर जा चुके थे और वो माँ रोती रह गई। शदान रुमैसा तक आया। चलो उठो रोमी, घर जाना है। रुमैसा ने एक नजर फहद को देखा। मेरा कोई बाप नहीं, ना कोई कभी था। कल भी यतीम थी, आज भी यतीम हो, मगर आप मेरे भाई हैं। आज से आपसे मेरा मायका है। आपने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। मुझे खुशी और फख्र है कि मैं आपकी बहन हूँ फहद भाई। मुझसे हमेशा राब्ते में रहिएगा और अम्मा को मत छोड़िएगा, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ, आप बेफिक्र रहिएगा। और इससे आखिरी बार मिलती शादान के साथ वहां से निकलते चल गई। अगली सुबह जुर्गे में सारे गांव के सामने शादान ने अकरम मलिक को गोलियों से छलनी कर दिया था। रुमैसा को उस शख्स की मौत से कोई फर्क न पड़ा। वो नहीं जानती थी कि बाप क्या था और बाप कैसा होता है, बाप किसे कहते हैं। बस उसे इतना पता था कि उसका एक भाई है और बस। रिमशा के गुनाह की सजा भी उसे शदान ने बहुत अच्छी दी। उसका निकाह हवेली के एक मुलाजिम से करवा दिया ताकि उसे भी पता चले कि तकलीफ क्या होती है। अब वो एक छोटे से घर में रहती थी। नौकरानियों की सर ऐश करने वाली आज दर बदर पटक गई थी। उसकी एक बार रुमैसा से मुलाकात हुई थी। वो हवेली आई थी किसी काम से। उसने एक नजर खुद को देखा, एक नजर रुमैसा को। यतीम खाने में रहने वाली रुमैसा आज महंगे कपड़ों में मौजूद गांव की सैतान थी और अपने बाप की शहजादी। रिमशा आज एक मुलाजमा थी। तुमने अपनी सजा मेरी झोली में डाली है, खुदा ने इसे मेरा नसीब लिखा। अगर तुम खुद बनी हुई होती तो आज शदान तुम्हारे होते, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें दोस्त नहीं बहन समझा था, दिल से बहन माना था, मगर तुमने क्या किया। खुदा का इंसाफ ऐसा ही होता। अगर तुम्हें देखकर मुझ पर 10 नंगी आ रहा, कोई हमदर्दी हो रही है, मुझसे बहन वाली फीलिंग्स भी नहीं आती। अपने शौहर के साथ बहुत खुश हो, उनसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि वो मुझे मोहब्बत देते हैं। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो रुमैसा ने रिमशा से कहे। फिर कुछ कहे रुमैसा को रुमैसा से मिलने नहीं दिया था और ये शैतान का हुक्म था। फहद अपनी माँ को लेकर हवेली छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे मुल्क चला गया था। वहां जाकर उसने अपना काम शुरू कर दिया था। रुमैसा और शदान अपनी जिंदगी में खुश थे। उम्मीद तो थी कि कहीं दूर रिदा की रूह भी इस सुकून में होगी। ये दुनिया मकाफाती अमल है, जो करोगे वो वापस लौटेगा। इसीलिए जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है उसे गिरना तो खुद ही पड़ता है। खुदा के इंसाफ से हमेशा डरना चाहिए।